प्रिया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत उतारा हुआ है। आधी रात के बाद काम से लौटे पति विक्रम सिंह ने प्रिया के पीले पड़े चेहरे को देखकर चिंता से पूछा। देश की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी भारत सेमीकंडक्टर्स में सबसे कम उम्र के विभाग प्रमुख के तौर पर वह हमेशा काम में डूबा रहता था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे के लिए उसका प्यार अथाह था। हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वह अपने पति को यह नहीं बता सकती थी कि उसे एक धमकी भरा फोन आया है। यह एक ऐसी भयानक सच्चाई थी जिसे एक साधारण वेतनभोगी कर्मचारी के लिए सहना नामुमकिन था। यह बोझ उसे अकेले ही उठाना था। आरव का कोई मैसेज आया। उसे थाईलैंड कैसा लग रहा है? विक्रम के सवाल पर प्रिया का दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। आरव के विमान को थाईलैंड पहुंचे 6 घंटे हो चुके थे, लेकिन बेटे का एक साधारण सा सोशल मीडिया मैसेज भी नहीं आया था। पहले तो उसने सोचा कि समय के अंतर या वहां की व्यस्तता के कारण ऐसा होगा, लेकिन धमकी भरे फोन के बाद सारी परिस्थितियां एक अशुभ पहेली की तरह जुड़ रही थी। अभी तक तो नहीं, पहुंचते ही भागा दौड़ी में होगा, जल्द ही करेगा, प्रिया ने कहा। अरे, एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। तुमने खबर देखी? जिस विमान में आरव था, उसके उतरने से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कोई समस्या आ गई थी, इसलिए उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई, विक्रम ने लापरवाही से कहा। लेकिन उसके शब्दों ने प्रिया के दिमाग में बिजली कौंधा दी। कंट्रोल सिस्टम में समस्या, आपातकालीन लैंडिंग। उसके मन में यह ख्याल कौन गया कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं हो सकती। प्रिया ने पति को सुलाने के बाद चुपके से स्टडी रूम में कदम रखा। दरवाजा बंद करके उसने बुकशेल्फ के सबसे अंदरूनी कोने में रखी एक पुरानी मोटी किताब निकाली। किताब के एक खास पन्ने को दबाते ही क्लिक की आवाज हुई और बुकशेल्फ के पीछे एक गुप्त जगह खुल गई। अंधेरे में जो सामने आया वह अत्याधुनिक उपकरणों से भरा एक छोटा सा शस्त्रागार था। दीवार पर अलग अलग तरह की बंदूकें पूरी तरह से संभाल कर रखी गई थी। मेज पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण, विभिन्न हैकिंग गैजेट्स और कई देशों के जाली पासपोर्ट रखे थे। यह पिछले 16 सालों से बंद पड़ा पेंडोरा का बक्सा था, उसका अतीत, जिसे उसने एक साधारण गृहिणी प्रिया सिंह के रूप में जीने के लिए सील कर दिया था। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सैटेलाइट लैपटॉप चालू किया। इसमें कोई बूटिंग स्क्रीन नहीं थी, यह केवल उसकी उंगलियों के निशान और रेटिना स्कैन से ही सक्रिय होता था। स्क्रीन के चालू होते ही घने अंधेरे में केवल एक ही आइकन टिमटिमा रहा था, केओस। यह उसकी पुरानी टीम डेल्टा फोर्स के भीतर भी एक गुप्त रूप से काम करने वाली अनौपचारिक ऑपरेशन टीम का कम्युनिकेशन नेटवर्क था। उसने कसम खाई थी कि वह दोबारा कभी इससे नहीं जुड़ेगी, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने फिर से एक दानव बनने का फैसला कर लिया। कांपते हाथों से आइकन पर क्लिक करते ही एक एनक्रिप्टेड चैट विंडो सक्रिय हो गई। एको, कोड रेड, घोंसले पर हमला हुआ है। दोहराती हूं, कोड रेड, घोंसले पर हमला हुआ है। घोंसला उसके परिवार के लिए टीम का कोड वर्ड था। संदेश भेजने के 10 सेकंड के भीतर ही जवाब आया। अल्फा, एको, स्थिति बताओ। अल्फ्रा, टीम का लीडर, और वही शख्स था जिसने 15 साल की प्रिया को चुनकर एक घातक हथियार के रूप में प्रशिक्षित किया था। एक पिता समान व्यक्ति। एको, बेटा आरव सिंह, उम्र 19, थाईलैंड के चियांग माई में स्कूल ट्रिप के दौरान लापता। यह साधारण गुमशुदगी नहीं, अपहरण का संदेह है। दुश्मन अज्ञात, कोई मांग नहीं। गोस्ट, थोड़ा रुको, थाईलैंड की तरफ सैटेलाइट घुमा रहा हूं। गोस्ट, टीम का सूचना और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, एक ऐसा भूतिया शख्स जो दुनिया की हर डिजिटल जानकारी को अपनी हथेली की तरह देख सकता था। कुछ ही पलों बाद चैट विंडो पर एक नया संदेश उभरा। गोस्ट, मिल गया। आरव की इंडिगो फ्लाइट 100 की आपातकालीन लैंडिंग का रिकॉर्ड मिला है। कारण एटीसी सिस्टम की हैकिंग द्वारा जानबूझकर उदो। लैंडिंग के तुरंत बाद एयरपोर्ट के बाहरी सड़क पर स्कूल बस पर हमला। स्थानीय पुलिस इसे एक साधारण डकैती मान रही है, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचा। सारे सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए हैं। यह किसी पेशेवर का काम है। प्रिया ने सूखी थूक निगली। यह सिर्फ अपहरण नहीं था,
यह शुरू से ही आरएफ को निशाना बनाकर सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया एक ऑपरेशन था। तैंग, बस लोकेशन भेजो, उन हरामजादों के सिर उड़ा दूंगा। टैंक, जैसा नाम वैसा काम। एक विशालकाय व्यक्ति जो टीम के लिए भारी गोलाबारी और आक्रमण का काम संभालता था। उसके संदेश मात्र से धरती कांपती महसूस होती थी। अल्फा, एक्को, शांत रहो। अब से जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। गोस्ट, तुरंत थाईलैंड में एक सुरक्षित ठिकाना तैयार करो और वहां पहुंचने का रास्ता ब्रीफ करो। तंक, वहां पर मिलने वाले सारे खिलौने तैयार रखो, सबसे बड़े और सबसे सुंदर वाले। गोस्ट, ठीक है। तंक, खुशी से। अल्फा, एको, 16 साल बाद वापसी। हाथ साफ है या जंग लग गए? अल्फा के सवाल पर प्रिया ने स्टडी रूम की दीवार पर टंगी बंदूकों में से अपनी सबसे जानी पहचानी सिकफाई चमहाई 16 पिस्टल उठाए। यह हथियार उसके शरीर का एक हिस्सा जैसा था जिसे वह आंखें बंद करके भी खोल और जोड़ सकती थी। मैगजीन लगाकर और स्लाइड खींचते ही खच्चाक की ठंडी धातु की आवाज ने स्टडी रूम की खामोशी को चीर दिया। उसने फिर से चैट विंडो में संदेश टाइप किया। एक्को, दानव को जंग नहीं लगता। दिल्ली की रात गहरी हो रही थी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि एक साधारण गृहिणी के घर से दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन शुरू हो रहा था। उसके बेटे को बचाने के लिए और उसके घोंसले को नष्ट करने वालों को सजा देने के लिए एक शांत लेकिन भयंकर तूफान। अगली सुबह प्रिया ने हमेशा की तरह अपने पति विक्रम के लिए नाश्ता बनाया। पिछली रात के बवंडर का कोई निशान नहीं था। उसके चेहरे पर केवल एक प्यारी पत्नी की मुस्कान थी। अरे वाह, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या बात कर रही हो? कल रात ज्यादा पीली थी, चेहरा सूजा हुआ है। विक्रम ने शर्माते हुए अपनी टाई ठीक की। प्रिया ने उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए धीरे से कहा, आज शाम मुझे शायद नानी के घर जाना पड़े। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या ज्यादा खराब है क्या? मैं साथ चलूं? नहीं, तुम कंपनी के काम में व्यस्त हो। मैं अकेले चली जाऊंगी। शायद 1-2 दिन लग जाए। यह एक सफेद झूठ था जो नानी कई साल पहले गुजार चुकी थी। उनका बहाना बनाना दिल को चुभ रहा था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। वह विक्रम को अपनी इस जंग में नहीं घसीट सकती थी। पति को ऑफिस भेजने के बाद प्रिया तुरंत काम में लग गई। ड्रेसिंग रूम के सबसे अंदरूनी हिस्से में महंगे बैग और कपड़ों के बीच छुपाए गए एक गुप्त लॉकर को खोला। उसके अंदर कई जाली पासपोर्ट, विभिन्न देशों की मुद्राओं में नकदी के मोटे बंडल और एक छोटा सा पाउच था। पाउच खोलने पर उसमें एक सिरिंज और कुछ छोटी कांच की शीशियां थीं। एक में एक विशेष उत्तेजक था जो चयापचय को अत्यधिक सक्रिय करके बिना थक के कई रातें जगाए रख सकता था। दूसरी में एक दवा थी जो हृदय गति और सांस को अस्थायी रूप से रोककर इंसान को मृत अवस्था में पहुंचा सकती थी। और आखिरी एक सूक्ष्म लोकेशन ट्रैकर था जिसे किसी भी जांच में पकड़ा नहीं जा सकता था। उसने बड़ी सहजता से उत्तेजक का एक एम्प्यूल अपनी जांघ की मांसपेशी में इंजेक्ट कर लिया। जैसे ही ठंडा तरल उसकी नसों में फैला, उसकी सारी इंद्रियां किसी ब्लेड की तरह तेज हो गईं और उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा हो गया। एक साधारण गृहिणी प्रिया सिन्हा की भावनाएं मिट गईं और केवल लक्ष्य पर केंद्रित एक ठंडे सिपाही एचओ के व्यक्तित्व ने उसे अपने वश में कर लिया। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। लंबे बालों को कसकर बांध लिया था, बिना मेकअप का चेहरा और साधारण कपड़े। कोई भी उसे एक सामान्य 22 साल की महिला ही समझता, लेकिन उसकी आंखों की बात अलग थी। वे एक अथाह खाई की तरह शांत थीं, लेकिन अंदर सब कुछ भस्म कर देने वाली क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। गुरुग्राम से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाती टैक्सी में उसने गोश्त द्वारा भेजे गए ब्रीफिंग दस्तावेज को अपने दिमाग में दर्जनों बार दोहराया। प्राथमिक ब्रीफिंग और ऑपरेशन का नाम, घोंसला बचाव और लक्ष्य, आरव सिंह और अन्य छात्रों का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करना। और फैरनकर्ता थाईलैंड के उत्तरी गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में सक्रिय ड्रग कार्टेल बिच्छू होने का अनुमान। यह केवल फिरौती के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से किया गया योजनाबद्ध अपहरण होने की उच्च संभावना। और अपहरण का मार्ग चियांग माई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहरी सड़क से हमला,
म्यांमार सीमा के पास के जंगली इलाके की ओर ले जाया जा रहा है। और टीम मीटिंग पॉइंट बैंकॉक स्वर्णभूमि हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद एग्जिट गेट नंबर 12 के पास एक स्ट्रीट वेंडर। पासवर्ड, पुराने मंदिर की हवा किस ओर बहती है? ओ जवाब, हमेशा उत्तर की ओर बहती है। लाल बिच्छू नाम सुनकर प्रिया के माथे पर बल पड़ गए। यह कोई साधारण ड्रग गिरोह नहीं था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन था जिसके पीछे विशाल पूंजी और राजनीतिक संरक्षण था और जिसकी मारक क्षमता एक सेना के बराबर थी। उन्होंने हाई स्कूल के छात्रों का अपहरण क्यों किया? फिरौती के लिए या कोई और मकसद? एक अशुभ ख्याल उसके मन में आया, कहीं इसका संबंध उससे तो नहीं। बैंकॉक सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के एग्जिट गेट नंबर 12 की ओर बढ़ी। उमस भरी गर्मी और मसालों की तीखी गंध ने उसके नथुनों को भर दिया, लेकिन उसकी इंद्रियां केवल अपने आसपास की हर आवाज और हरकत पर नजर रखे हुए थी। गेट नंबर 12 के पास एक पुरानी ठेले पर फलों का जूस बेच रहा एक आदमी उसकी नजर में आया। धूप का चश्मा और फतेह पुराने कपड़े, लेकिन उसकी कलाई पर जो घड़ी थी वह लाखों की पटेक फ्लिप थी। वह घोष था। प्रिया स्वाभाविक रूप से उसके पास गई और थाई भाषा में पूछा, पुराने मंदिर की हवा किस ओर बहती है? जूस बना रहे आदमी ने सिर उठाया। धूप के चश्मे के पीछे से उसकी पैनी नजरें प्रिया पर पड़ी। हमेशा उत्तर की ओर बहती है। गोस्ट, असली नाम समीर जोशी, प्रिया की ही तरह देश द्वारा भुला दिया गया और अल्फा द्वारा अपनाया गया एक प्रतिभाशाली हैकर। उसने प्रिया को एक मैंगो जूस का गिलास देते हुए धीमी आवाज में कहा, बहुत समय हो गया। एको, तुम बिल्कुल नहीं बदली, बस मैं ही बूढ़ा हो गया। तुम भी पहले जैसे ही हो। गोस्ट, बकवास करने में तुम्हारी याद आ रही थी। बस स्थिति वैसी ही है जैसी ब्रीफिंग में बताई गई। वे लोग अभी चियांग माई के उत्तरी पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। वह इलाका प्रैक्टिकामेंटे कानून विहीन है। थाई सेना और पुलिस भी वहां जाने से डरती है। समीर ने जो जूस का कप दिया था उसके नीचे एक गाड़ी की चाबी चिपकी हुई थी। पार्किंग एरिया से स्लॉट 32 एक साधारण टोयोटा पिकअप ट्रक है। ट्रक के पीछे तुम्हारे पसंद के कुछ तोहफे रखे हैं। सुरक्षित ठिकाने का पता नेविगेशन में सेट है। वहां टैंक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अल्फा भारत से पूरे ऑपरेशन को कमांड करेगा। हमें यहां उसकी आंखें और कान बनना है। प्रिया ने सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गई। पार्किंग में पुराने पिकअप ट्रक को ढूंढकर उसने मालवाहक हिस्से को ढकने वाले तिरपाल को थोड़ा हटाया। अंदर अच्छी तरह से पैक किया हुआ एक मिलिट्री डफल बैग था। बैग खोलते ही जाने पहचाने हथियारों के पुर्जे, गोला बारूद और नवीनतम बुलेट प्रूफ जैकेट और नाइट विजन गॉगल्स सामने आए। खून और बारूद की गंध जिसे वह 100 साल से पहने हुए थी उसके अंदर सोए हुए जानवर को जगा रही थी। प्रिया ने ट्रक का इंजन चालू किया। इंजन एक कर्कश ध्वनि के साथ जाग उठा। अब नकाब उतारने का समय आ गया था। बैंकॉक की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलते हुए उसने रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखा। वहां अब गुरुग्राम की साधारण गृहिणी प्रिया सिंह नहीं थी। वहां केवल अपने बेटे को वापस लाने के लिए नरक की ओर बढ़ती एक मां भेड़िया एचओ मौजूद थी। बैंकॉक के बाहरी इलाके में चाओ फ्राया नदी के किनारे एक पुराना गोदाम। बाहर से देखने में यह जर्जर और ढहने के कगार पर था, लेकिन अंदर से इसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करके टीम केओस के अस्थायी ऑपरेशन बेस में बदल दिया गया था। लानत है, 100 साल बाद मिल रहे हैं और गले लगने का भी समय नहीं दिया। दरवाजा खोलकर अंदर आती प्रिया को देखकर एक विशालकाय आदमी ने शिकायत की। टैंक, असली नाम भास्कर भाऊ पाटिल, भारतीय नौसेना के मार्कोस मरीन कमांडो का पूर्व सैनिक, जो विस्फोटकों और भारी हथियारों के संचालन में बेजोड़ था। अपने खूंखार रूप के विपरीत वह टीम में सबसे नरमदिल इंसान था। गले बाद में मिलना, पहले मेरे बेटे को बचा लो, फिर जी भरकर गले लगा लेना, प्रिया ने सपाट लहजे में जवाब दिया और गोदाम के बीच में रखी ऑपरेशन टेबल की ओर बढ़ गई। टेबल के ऊपर होलोग्राम के रूप में थाईलैंड के उत्तरी हिस्से का बाट नक्शा तैर रहा था। समीर जोशी ने लैपटॉप पर टाइप करते हुए स्थिति की जानकारी देना शुरू किया। मैंने उनके रास्ते को ट्रैक कर लिया है। सैटेलाइट थर्मल सिग्नल और आसपास के संचार की निगरानी से पता चला है
कि उनका अंतिम गंतव्य म्यांमार सीमा के पास एक परित्यक्त अफीम रिफाइनरी है। ये लाल बिच्छू के मुख्य अड्डों में से एक है। होलोग्राम के नक्शे पर एक लाल बिंदु तिमतिमाने लगा। यह खड़ी चट्टानों और अंतहीन जंगल से घिरा एक प्राकृतिक किला था। लानत है, सीधे सामने से हमला करना आत्महत्या होगी। अंदर जाने का एकमात्र रास्ता एक संकरी घाटी वाली सड़क है और वहां जरूर भारी हथियार तैनात होंगे, टैंक ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। बाहर से कोई मदद? प्रिया ने पूछा। थाई सरकार सहयोग नहीं कर रही, उल्टे वे हमारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। यह तय है कि सरकार के किसी बड़े अधिकारी का लाल बिच्छू से संबंध है। पुलिस या सेना से मदद की उम्मीद मत करना, हमें पूरी तरह से भूत बनकर काम करना होगा। समीर का जवाब निराशाजनक था। अंततः इस नरक जैसे अड्डे में घुसकर 6 बच्चों को बचाना सिर्फ उन तीनों का काम था। तभी संचार उपकरण से अल्फा की आवाज आई। ऑपरेशन का प्लान भेज दिया है, सब लोग देख लो। तीनों की कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच पर ऑपरेशन का प्लान एक साथ दिखाई दिया। ऑपरेशन प्लान: स्नेक आइज मोड, चरण मोड, घुसपैठ। एक खो अकेले घुसपैठ करेगी। फैक्ट्री के पीछे की चट्टान से रस्सी के सहारे चढ़ेगी और होस्ट फैक्ट्री के निगरानी सिस्टम को 9 मिनट के लिए निष्क्रिय कर देगा। हाय चरण, हाय बंधकों को सुरक्षित करना। और एको बंधकों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित करेगी। कुल 6 बंधक और प्रतिरोध न्यूनतम। हत्या मुख्य रूप से। वाह चरण वाह। वापसी। तांग फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर ध्यान भटकाने वाला हमला करेगा और पूरी मारक क्षमता का उपयोग करके दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। इस बीच एको बंधकों को लेकर आपातकालीन निकास मार्ग से निकलेगी। बोन चरण बोन पलायन। होस्ट पास की नदी में नाव के साथ तैयार रहेगा और सभी को निकालेगा। 1 मिनट, ये तो एको को अकेले मौत के मुंह में भेजने जैसा है। ये पागलपन है, टैंक चिल्लाया। लेकिन प्रिया शांत थी। वह जानती थी कि यही सबसे कारगर और सफल होने की उच्चतम संभावना वाला तरीका है। चुपचाप दुश्मन के दिल में उतर जाना, यही उसकी खासियत थी। नहीं, यही सबसे अच्छा तरीका है। मुझे ही जाना होगा। प्रिया की दृढ़ आवाज सुनकर टैंक आगे कुछ नहीं बोल सका। उसने उसकी आंखों में एक मां की अपने बेटे को बचाने की बेताब इच्छा पढ़ ली थी। ऑपरेशन शुरू होने का समय 24 घंटे बाद, अमावस्या की रात। प्रिया ने डफल बैग से अपने उपकरण निकाले और उन्हें तैयार करने लगी। साइलेंसर लगी 5.26 पिस्टल, विशेष रूप से बनाया गया कार्बन फाइबर चाकू, वायर गारोट और नाइट विजन गॉगल्स। उसके स्पर्श से ठंडे हथियार जीवित प्राणियों की तरह उत्तम हत्या के औजारों में बदल रहे थे। जब वह चुपचाप चाकू की धार तेज कर रही थी, समीर सावधानी से उसके पास आया और एक छोटी सी USB ड्राइव दी। यह क्या है? आरएफ का वीडियो है। उन लोगों ने फिरौती के लिए बनाया था। मैंने हैक कर लिया। देखना है या नहीं, यह तुम्हारा फैसला है। प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाए। अपने बेटे को दर्द में देखना डरावना था, लेकिन उसे जानना था कि दुश्मन कौन है और वह इस नरक में वापस क्यों आए है। लैपटॉप में USB लगाते ही एक अंधेरे गोदाम की पृष्ठभूमि वाला वीडियो चलने लगा। वीडियो में आरएफ और अन्य छात्र डरे सहमे बैठे थे। उनमें से एक लड़के ने जब विरोध करने की कोशिश की तो नकाब पहने एक गुंडे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बाह मरोड़ दी। कट की भयानक आवाज के साथ छात्र की चीख गूंज उठी। फिर कैमरा आरएफ पर आया। वह डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी, बल्कि वह गुस्से से जल रही थी। उसी पल आरएफ ने मुंह खोला। अगर तुम्हें पता चल गया कि मेरी मां कौन है, तो तुम अपनी इस हरकत पर जिंदगी भर पछताओगे। यह सुनकर गुंडा हंसा और आरएफ के गाल पर जोर से एक तमाचा मारा। तेरी मां, एक साधारण सी औरत क्या कर लेगी? वीडियो वहीं खत्म हो गया। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए और खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी आंखों से गर्म आंसू की एक बूंद टपक कर ऑपरेशन के नक्शे पर गिर गई। पिछले 100 सालों में उसके फौलादी दिल ने एक भी आंसू नहीं बहाया था। यह दुख का आंसू नहीं था, यह बेटे के लिए क्षमा, गर्व और दुश्मन के प्रति
जलते हुए क्रोध का मिला जुला एक माँ का आंसू था। उसने आंसू पोंछे और अपनी जगह से उठी और गोदाम के एक कोने में लगे पूरे आकार के आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में लड़ाकू पोशाक पहने और हथियारों से लैस एक को खड़ी थी। हाँ आरव, अब मैं उन हरामजादों को अच्छी तरह बताऊंगी कि तुम्हारी माँ कौन है। उसकी आवाज स्टील से ज्यादा ठंडी और खाई से ज्यादा गहरी थी। नरक के द्वार खुल रहे थे। थाईलैंड के उत्तरी जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। दम घोंटने वाली उमस और अनजाने कीड़ों की आवाजें शरीर को भारी कर रही थी। एक पुरानी पिकअप ट्रक कच्ची सड़क के अंत में, जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन था, आकर रुकी। बस यहीं तक, यहां से आगे पैदल जाना होगा, ड्राइविंग सीट पर बैठे समीर जोशी ने कहा। उसके हाथ पहले से ही एक छोटे लैपटॉप पर नाच रहे थे। मैंने दुश्मनों के संचार नेटवर्क का एक हिस्सा हैक कर लिया है। हर 12 मिनट में एक गश्ती दल इस इलाके से गुजरता है। अगली गश्त में 2 मिनट बचे हैं। तुम्हें उस समय के अंदर पॉइंट तक पहुंचना होगा। टैंक, लड़ाकू पोशाक पहने प्रिया ने अपनी मैगजीन की आखिरी जांच करते हुए पूछा। उसके रूप में अब एक साधारण गृहिणी का कोई निशान नहीं था। वह एक आदर्श योद्धा लग रही थी। मैं दूसरी तरफ के प्रवेश मार्ग के पास इंतजार कर रहा हूं। मेरे सिग्नल मिलते ही दुनिया की सबसे शानदार आतिशबाजी शुरू करने के लिए तैयार हूं, भास्कर ने वॉकी टॉकी पर गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह भी महसूस हो रहा था। जिंदा मिलना, प्रिया ने संक्षेप में कहा और अंधेरे में कूद गई। उसकी चाल एक खामोश साये की तरह थी। जंगल की भू आकृति का इस्तेमाल करते हुए वह एक काले तेंदुए की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। उसकी सारी इंद्रियां एक खंजर की तरह तेज हो गई थी। पत्तों से टकराती हवा की आवाज, मिट्टी की गंध, दूर से आती घाटी के पानी की आवाज, प्रकृति की सारी जानकारी उसके मस्तिष्क में एक नक्शा बना रही थी। 10 मिनट बाद वह फिल्म रिफाइनरी के पीछे एक खड़ी चट्टान के नीचे पहुंची। ऊंचाई 22 मीटर। सामान्य तरीकों से इस पर चढ़ना असंभव था, लेकिन उसकी योजना में शुरू से ही सामान्य तरीके शामिल नहीं थे। प्रिया ने अपनी कमर से एक ग्रैपलिंग गन निकाली। यह एक अत्याधुनिक उपकरण था जो संपीड़ित गैस का उपयोग करके हुक फेंकता था। शूइंग की आवाज के साथ हुक चट्टान के ऊपर की स्टील की रेलिंग में सटीक रूप से जा धंसा। मजबूती से फंसने की पुष्टि करने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रस्सी के सहारे खुद को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। उसका चढ़ना चढ़ाई कम, उड़ान ज्यादा लग रहा था। न्यूनतम हरकतों के साथ मांसपेशियों की ताकत का सबसे कुशल उपयोग करते हुए वह खड़ी चट्टान पर चढ़ रही थी। उसकी बाहों और पैरों की मांसपेशियां दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसका मन स्टील की तरह शांत था। उसके दिमाग में केवल बेटे का चेहरा घूम रहा था। आरव, मां आ रही है। जब वह अंततः चट्टान के शीर्ष पर पहुंची तो उसके कान में लगे ईयरपीस से गोश्त की आवाज आई। 1 बजे की दिशा में एक दुश्मन गश्ती सिगरेट पी रहा है। प्रिया ने रेलिंग के नीचे छिपकर चुपचाप अपनी सांसें संभाली। सिगरेट का धुआं हवा के साथ उसकी नाक तक पहुंचा। जैसे ही गश्ती ने सिगरेट बुझाकर मुंह फेरा, प्रिया का शरीर उछल पड़ा। एक बिल्ली की तरह वह चुपचाप गश्ती के पीछे पहुंची और एक हाथ से उसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ में कार्बन फाइबर चाकू से उसकी गर्दन की धमनी को काट दिया। खस की आवाज भी नहीं निकली और गश्ती का शरीर ढीला पड़ गया। प्रिया ने उसके शव को खींचकर रेलिंग के नीचे अंधेरे में फेंक दिया। कोई निशान न छोड़ना, यही हत्या का पहला नियम था। फैक्ट्री के अंदर पुरानी और जंग लगी मशीनों और अज्ञात रासायनिक गंधों से भरा था। भूलभुलैया जैसे गलियारों में प्रिया घोस्ट के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ रही थी। दाएं मुड़ो, 1 मीटर आगे सीसीटीवी। 9 सेकंड में निष्क्रिय कर रहा हूं। 9, 4, 3, 2, 1। अब झट की आवाज के साथ सीसीटीवी का लेंस कुछ पल के लिए भटका और प्रिया गोली की तरह उसके सामने से गुजर गई। उसकी हर हरकत हजारों बार के प्रशिक्षण से बनी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा थी। सीधे चलते रहो। गलियारे के अंत में लोहे का दरवाजा, अंदर कई थर्मल सिग्नल है। शायद वही जगह है। अंत में वह लक्ष्य पर पहुंच गई। जंग लगे लोहे के दरवाजे के पार से
हल्की बातचीत और बच्चों के रोने जैसी आवाजें आ रही थीं। प्रिया ने दरवाजे की दरार से एक सूक्ष्म फाइबर ऑप्टिक कैमरा अंदर डाला और झांका। एक अंधेरे और नम गोदाम के अंदर आरएफ सहित 6 बच्चे डरे सहमे बैठे थे। उनके चारों ओर भारी हथियारों से लैस लाल बिच्छू के 4 सदस्य बंदूक के लिए पहरा दे रहे थे। 4 के मुकाबले एक सीधा मुकाबला मूर्खता थी, लेकिन उसके पास एक और तरीका था। उसने अपनी जेब से 2 छोटे धुएं के बम निकाले। ये साधारण धुएं के बम नहीं थे, बल्कि एक विशेष रूप से बनाए गए बम थे, जिनमें चेतना को अस्थायी रूप से शून्य करने वाली गैस भी थी। दरवाजे के नीचे की दरार से धुएं के बम अंदर लुढ़ाकर उसने तुरंत दरवाजे के हैंडल पर एक छोटा प्लास्टिक बम चिपका दिया। फिक की आवाज के साथ धुएं का बम फूटा और गोदाम पल भर में घने धुएं से भर गया। खांस, ये क्या है? घबराए हुए सदस्यों की चीखें सुनाई दी। उसी पल प्रिया ने बम का डेटोनेटर दबा दिया। क्वैंग, एक जोरदार धमाके के साथ लोहे का दरवाजा कागज की तरह मुड़कर अंदर की ओर उड़ गया। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के धुएं में छलांग लगा दी। उसकी आंखों पर लगे नाइट विजन गॉगल्स घने धुएं में भी दुश्मनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे। लक्ष्य 4। मुकाबला शुरू। उसकी पहली गोली दरवाजे के ठीक सामने खड़े सदस्य के माथे पर लगी। फॉक्स साइलेंसर के कारण गोली की आवाज लगभग नहीं हुई। क्रैक अपने साथी को गिरते देख बाकी 3 घबराकर अपनी बंदूकें घुमाने लगे, लेकिन वे भूत की तरह चलती प्रिया की गति का मुकाबला नहीं कर सके। वह फर्श पर लुढ़कते हुए दूसरे लक्ष्य के घुटने पर गोली मारकर उसे गिरा दिया और फिर तुरंत तीसरे लक्ष्य के दिल में गोली उतार दी। जब आखिरी बचा हुआ सदस्य डरकर बच्चों को ढाल बनाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, प्रिया उससे भी तेज थी। उसका फेंका हुआ चाकू उसके हाथ के पिछले हिस्से को चीर गया। आह! चीखते हुए उसके मुंह में उसकी आखिरी गोली बेरहमी से घुस गई। पूरी स्थिति को खत्म होने में केवल मिलीसेकंड लगे। धुआं छटने पर बच्चे अपनी आंखों के सामने हुए अविश्वसनीय दृश्य पर स्तब्ध थे। खून और बारूद की गंध से भरे इस नरक जैसी जगह में काले लड़ाकू पोशाक में एक महिला योद्धा चुपचाप उन्हें देख रही थी, डर से कांपते आरव की आंखें जब उस महिला योद्धा के चेहरे पर पड़ी तो वे अविश्वास से फैल गईं। उसके कांपते होठों से एक कंपती आवाज निकली, मां। तभी गोदाम के बाहर गलियारे से कई कदमों की आहट और चीखें सुनाई देने लगीं। इस इलाके में गोली की आवाज, कोई घुस आया है, घेर लो। देर हो चुकी थी। दुश्मनों को उसकी लोकेशन पता चल गई थी। प्रिया बच्चों की ओर चिल्लाई, सब मेरे पीछे छिप जाओ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक रूह कंपा देने वाली धीमी आवाज आए, बहुत दिनों बाद मिले एको। मुझे 100 साल तक एक साधारण औरत का नाटक करना कैसा रहा? प्रिया ने धीरे धीरे सिर घुमाया। अंधेरे में से एक आदमी तालियां बजाता हुआ बाहर आ रहा था। उसके आधे चेहरे पर भयानक जले हुए निशान थे और उसकी सांप जैसी ठंडी आंखें। प्रिया उसे जानती थी, कुंचाई, लाल बिच्छू का नंबर 2 और अतीत में उसकी टीम द्वारा नष्ट किए गए दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े मानव तस्करी संगठन काला और किरी का एकमात्र जीवित सदस्य, एक शैतान जिसे उसने खुद नरक भेजा था। मेरे बेटे का अपहरण तुमने किया था। हाँ, तुम्हारे बेटे को चारा बनाकर मैंने सोचा था कि तुम नरक से भी बाहर निकल आओगी, और मेरा अनुमान गलत नहीं था। कुंचाई के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसके पीछे दर्जनों भारी हथियारों से लैस सदस्य गलियारे को भरते हुए अपनी बंदूकें तान रहे थे। एक आदर्श घेराबंदी, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। प्रिया ने इस निराशाजनक स्थिति में चुपचाप अपनी कलाई घड़ी का बटन दबाया। यह आखिरी सिग्नल था। टैंक, शुरू करो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एको, कुंचाई की आवाज नफरत से भरी थी। वह अपने जले हुए चेहरे की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए प्रिया की ओर एक एक कदम बढ़ रहा था। दर्जनों बंदूकें उस पर और बच्चों पर तनी हुई थीं। 10 साल पहले जकार्ता के बंदरगाह पर तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा संगठन, मेरा पैसा और मेरा यह चेहरा भी। मैं जलते हुए कंटेनर में से एक कीड़े की तरह रेंग कर बचा, सिर्फ तुमसे बदला लेने की एक धुन में। प्रिया ने बिना कोई जवाब दिए उसे घूरा। उसका दिमाग इस स्थिति से निकलने का रास्ता तलाशने के लिए तेजी से घूम रहा था,
लेकिन बच्चों के साथ इस घेरे को तोड़ना लगभग असंभव था। मैं बस यह परखना चाहता था कि महान को कितनी महान है, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे के स्कूल में अपना आदमी लगा दिया। स्कूल ट्रिप की जानकारी निकालना, विमान के कंट्रोल सिस्टम को हैक करना और एयरपोर्ट के बाहर बस पर हमला करना, इसमें काफी पैसा लगा। लेकिन तुम्हें दोबारा देखकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। कुंचाई ने घटिया हंसी हंसते हुए आरव की ओर इशारा किया। उसमें तुम्हारे जैसी ही अकड़ है। पकड़े जाने के बाद भी बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा। अगर तुम्हें पता चल गया कि मेरी माँ कौन है तो तुम पछताओगे, या ऐसा ही कुछ बक रहा था। हाँ, बेवकूफ लड़का। इन शब्दों पर प्रिया की आंखें ठंडी पड़ गईं। किसी भी धमकी से न डिगने वाली वाह अपने बेटे का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। मेरे बेटे से अपनी गंदी नजरें हटा लो। लगता है अभी भी होश ठिकाने नहीं आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लाडले की एक बात और दूं तो शायद तुम्हारा गमन थोड़ा कम हो जाए। कुंचाई ने अपने एक आदमी को इशारा किया और एक विशालकाय सदस्य आरव की ओर बढ़कर उसकी बाह पकड़ने लगा। नहीं, प्रिया चिल्लाए, लेकिन दूसरे सदस्यों ने उसे बंदूक की बट से कंधे पर मारकर घुटनों पर गिरा दिया। मां! आरव की चीख गोदाम में गूंज उठी। जैसे ही वह सदस्य आरव की बाह को पीछे मोड़ने वाला था, पूरी दुनिया को हिला देने वाला एक जबरदस्त धमाका फैक्ट्री के मुख्य द्वार की ओर हुआ। पूरी जमीन भूकंप की तरह हिल गई और छत से धूल और मलबा गिरने लगा। ये क्या आवाज है? कुंचाई और उसके सदस्य घबराकर मुख्य द्वार की ओर देखने लगे और प्रिया ने उस एक पल की चूक का फायदा उठा लिया। उसने अपने ऊपर दबाव बनाए हुए सदस्य के पैर पर लात मारकर उसका संतुलन बिगाड़ा और उसके शरीर को ढाल बनाकर खड़ी हो गई। साथ ही उसकी कमा से पिस्तल निकालकर आरव को पकड़े हुए सदस्य के सिर पर सटीक निशाना लगाया। थंग सब कुछ पलक चपकते ही हो गया। जब होश में आए कुंचाई ने चिल्लाते हुए बंदूक उठाई। प्रिया पहले ही हरकत में आ चुकी थी। वह बच्चों की ओर चिल्लाई, सब उस मशीन के पीछे छिप जाओ। जैसे ही बच्चे चीखते हुए एक पुरानी मशीन के पीछे छिपे, वह गोलियों की बौछार के बीच नाचती हुई गोदाम में दौड़ पड़ी। दुश्मन की गोलियों से बचते हुए वह चीजों की आड़ लेकर सटीक और बेरहमी से गोलियां बरसा रही थी। थंग थंग थैंग, जब भी उसकी बंदूक से आग निकलती एक दुश्मन गिर जाता। डेल्टा फोर्स में भी एक किंवदंती कही जाने वाली उसकी नजदीकी लड़ाई की क्षमता मानव सीमाओं से परे थी। दुश्मनों की आंखों में वह एक नहीं कई लग रही थी। लानत है, गोली मारो, उस कुतिया को मार डालो। कुंचाई चिल्लाते हुए अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, लेकिन गोलियां हर बार उसे छूकर निकल जाती थीं। इस बीच फैक्ट्री के बाहर असली युद्ध छिड़ा हुआ था। चलो हरामजादो, टैंक आ गया है। टैंक भास्कर पाटिल ने एक बख्तरबंद बुलडोजर से फैक्ट्री का मुख्य द्वार तोड़ दिया था और बुलडोजर पर लगी मिसाइल मशीन गन से आग उगल रहा था। डू 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 प्रति मिनट 100 राउंड बाई 100 की गोलियां आग की बारिश की तरह बरस रही थीं और लाल बिच्छू की रक्षा पंक्ति को चीर रही थीं। घबराकर बाहर निकले सदस्य ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए और पत्तों की तरह गिर रहे थे। हा हा हा, कैसा लगा कमीनों? यह है भारत का असली स्वाद। टैंक के पागलपन भरे दहाड़ के साथ फैक्ट्री में उसके द्वारा पहले से लगाए गए बम एक के बाद एक फटने लगे। ख्वांग ख्वांग क्वैंग, फैक्ट्री पल भर में नरक बन गई। सारे दुश्मनों का ध्यान और गोलाबारी मुख्य द्वार की ओर होने से प्रिया को सांस लेने का मौका मिल गया। गोदाम के अंदर के ज्यादातर दुश्मनों को खत्म करने के बाद वह बच्चों के पास दौड़ी। सब ठीक हो? किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, हम ठीक हैं, एक लड़की ने रोते हुए जवाब दिया। आरव आश्चर्य और सदमे से भरी आंखों से अपनी मां को देख रहा था। जो मां हर सुबह उसके लिए आलू के परांठे बनाती थी, वही मां राक्षसों को बेरहमी से मार रही थी। यह विश्वास करना मुश्किल था। मां, यह सब क्या है? समझाने का समय बाद में, अभी यहां से निकलना है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से मेरे पास से बिल्कुल मत हटना, समझे? बच्चों ने डर से सिर हिलाया। तभी बचा हुआ कुंचाई टूटी हुई मशीनों के ढेर के पीछे से निकलकर उस पर झपटा। उसके हाथ में खून से सना एक बड़ा छुरा था। तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। प्रिया ने बच्चों को अपने पीछे करते हुए उसका सामना किया। गोलियां खत्म हो चुकी पिस्टल फेंककर
उसने कमर से चाकू निकाला। एक छोटी सी जगह में स्टील से स्टील के टकराने की तीखी आवाज गूंज उठी। कुंचाई के हमले जंगली और शक्तिशाली थे, लेकिन प्रिया की चालें पानी की तरह लचीली और सांप की तरह तेज थी। वह उसके हमलों से बचते हुए उसके घातक अंगों पर निशाना साध रही थी। कुछ पलों के संघर्ष के बाद प्रिया ने कुंचाई की छुरा पकड़े हुए बाह को तोड़ दिया और उसके दिल में चाकू गहरा घोंप दिया। का कुंचाई की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह खून उगलते हुए प्रिया के कान में अपने आखिरी शब्द फुसफुसाया, ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह इस रहस्यमयी शब्द को छोड़कर कुंचाई का शरीर फर्श पर गिर गया। प्रिया के पास उसके शब्दों पर सोचने का समय नहीं था। वह बच्चों को लेकर गोदाम से बाहर भागी। घोस्ट, निकलने का रास्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं। बेबाई सेक्टर में भूमिगत नाला, तांग ने लगभग सब साफ कर दिया है। 9 मिनट में पहुंचो। आग और गोलियों से भरे नरक को पार करते हुए वह बेतहाशा दौड़ी, अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुए, यह महसूस करते हुए कि वह अब कभी एक साधारण गृहिणी के रूप में वापस नहीं जा पाएगी। उसका दिल बेटे को बचाने की राहत और कुंचाई की अशुभ भविष्यवाणी के बीच खतरनाक रूप से धड़क रहा था। भागो, सिर नीचे रखो और जितनी जल्दी हो सके भागो। प्रिया की चीख आग और धमाकों के बीच फट रही थी। उसने एक हाथ से अपने बेटे आरव का हाथ कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में पिस्टल लिए लगातार अपने आसपास नजर रख रही थी। उसके पीछे डरे हुए 5 छात्र जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फैक्ट्री पूरी तरह से एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी। चारों ओर से गोलियां बरस रही थीं और अप्रत्याशित जगहों पर धमाके हो रहे थे। प्रिया, जैसे कि उसने इस पूरी अराजकता की गणना कर ली हो, बच्चों को एक सुरक्षित और तेज रास्ते से ले जा रही थी। उसकी चाल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। 1 को 10 बजे की दिशा में 5 और दुश्मन आ रहे हैं। लानत है, उनकी गोलाबारी हमारी सोच से ज्यादा है। ईयरपीस से घोस्ट की घबराई हुई आवाज आए, टैंक कवरिंग फायर दो, मुंह पा छोड़ दो। येलो कमीनो। वॉकी टॉकी के पार से टैंक की दहाड़ और साउमई मशीन गन की गड़गड़ाहट फिर से सुनाई दी। प्रिया ने जिस दिशा में देखा, वहां इमारत की दूसरी मंजिल से निकले दुश्मन गोली चलाने से पहले ही गोलियों की बौछार से छलनी होकर गिर गए। अब चलो। प्रिया बच्चों को लेकर 8 बदलते हुए भूमिगत नाले के प्रवेश द्वार की ओर भागी, लेकिन तभी आरव के बगल में दौड़ रही एक लड़की का पैर धमाके से गिरे एक पाइप में फंस गया और वह गिर पड़ी। एक तीखी चीख। पीछे से दुश्मन अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए आ रहे थे। सुजाता, एक और दोस्त चिल्लाया, लेकिन डर के मारे कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। प्रिया नहीं हिचकिचाए। आरव, बच्चों को लेकर पहले जाओ। वाह देखो, वाह मैनहोल का ढक्कन। मां, तुम जल्दी। प्रिया ने आरव को आगे धकेला और गोलियों की बौछार के बीच विपरीत दिशा में छलांग लगा दी। वह गिरी हुई छात्रा के पास पहुंची और उसे सहारा देकर उठाया। छात्रा के पैर से खून बह रहा था। ठीक हो, ठीक हो, उठ सकती हो। प्रिया की आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उस आवाज से छात्रा ने डर के बीच भी हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया। प्रिया लगभग छात्रा को उठाकर मैनहोल की ओर भागने लगी। दुश्मनों की गोलियां उसकी पीठ पर बरस रही थी। बुलेट प्रूफ जैकेट पर कुछ गोलियां थप थप की आवाज के साथ टकराईं। हड्डियों को हिला देने वाला जबरदस्त झटका लगा, लेकिन उसने बिना चीखे दांत भींच लिए। बस पहुंच गए, थोड़ा और। जब वह अंततः मैनहोल के पास पहुंची, आरव और दूसरे छात्र ढक्कन खोलकर उसका इंतजार कर रहे थे। मां, पहले अंदर जाओ। प्रिया ने घायल छात्रा को पहले नाले में उतारा। फिर जब सब बच्चे अंदर चले गए तो खुद कूदने से ठीक पहले उसने प्रवेश द्वार की ओर एक छोटा फ्लैशबैंग ग्रेनेड फेंका। फंग आंखों को अंधा कर देने वाली तेज रोशनी और कानों को फाड़ देने वाले धमाके ने पीछा कर रहे दुश्मनों के कदम कुछ देर के लिए रोक दिए। इस मौके का फायदा उठाकर प्रिया नाले में कूद गए और आरव ने बाहर से लोहे का भारी ढक्कन बंद कर दिया। खून की आवाज के साथ दुनिया का सारा शोर बंद हो गया और केवल नम अंधेरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। बच्चे वहीं बैठकर हाफने लगे, कुछ रोने लगे। सब ठीक है, अब सब ठीक है, सब खत्म हो गया। प्रिया ने बच्चों को सांत्वना देते हुए ईयरपीस के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। घोस्ट, टैंक, सुन रहे हो जा?
सुन रहा हूं एको। तुम सुरक्षित हो? हां, बच्चे भी सुरक्षित हैं। एक घायल है, पर गंभीर नहीं। तुम लोग? मैं तो बस उंगलियों की कसरत कर रहा था, लेकिन टैंक की हालत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बुलडोजर पर रॉकेट दाग दिया। संपर्क टूट गया है। घोस्ट की बात सुनकर प्रिया का दिल बैठ गया। लोकेशन: आखिरी सिग्नल मुख्य द्वार से 250 मीटर पूर्व में मिला था। लाइफ सिग्नल अभी भी है, पर बहुत कमजोर है। प्रिया ने होंठ काट लिए। वह अपने साथी को छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन बच्चे भी थे। जब वह इस दुविधा में थी, आरव ने उसकी बाह पकड़ी। मां, हमें अंकल को बचाने जाना चाहिए। वह बेटा जो हमेशा बच्चा लगता था, उसकी आंखों में अब दृढ़ता थी। निरक जैसे हालात से गुजरकर लड़का अचानक बड़ा हो गया था। खतरनाक है। आप है ना मां? बेटे के अटूट विश्वास ने प्रिया को फैसला करने में मदद की। उसने दूसरे छात्रों की ओर देखा और कहा, तुम लोग यहां से घोस्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नदी की ओर जाओ। वहां एक नाव होगी। मैं और आरव अंकल को बचाकर पीछे से आते हैं। जी, लेकिन चिंता मत करो, मेरी मां बहुत ताकतवर है। आरव ने दोस्तों को आश्वस्त किया। प्रिया ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, घोस्ट को बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा, और फिर आरव के साथ जमीन पर वापस जाने के लिए एक और रास्ता ढूंढने लगी। बाहर अब सुबह हो रही थी। गोलियों की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन जलती हुई फैक्ट्री का मलबा और लाशें रात की भीषण लड़ाई की कहानी कह रही थी। प्रिया और आरव धुएं से बत्ते हुए टैंक की आखिरी लोकेशन की ओर बढ़े। वहां एक बुरी तरह से नष्ट हुआ बुलडोजर था, और उसके बगल में खून से लथपथ टैंक भास्कर पाटिल पड़ा था। उसे कई गोलियां लगी थीं और उसकी बगल में एक बड़ा छर्रा धंसा हुआ था। टैंक, होश में आओ। प्रिया ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और उसने धीरे से आंखें खोलीं। हे एको, तुम्हें देखकर लगा कि मैं जिंदा हूं। अच्छा है बच्चे, सब सुरक्षित हैं? हां, तुम्हारी वजह से तो। ठीक है। टैंक की आंखें बंद होने लगी। नहीं, होश में रहो बेवकूफ। तुमने मुझसे गले मिलने का वादा किया था। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। तभी आरव चिल्लाया, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। आरव ने जिस ओर इशारा किया, वहां आसमान में एक छोटा सा बिंदु तेजी से नजदीक आ रहा था। क्या यह मदद है? प्रिया ने तनाव में अपनी बंदूक कसकर पकड़ ली, लेकिन हेलीकॉप्टर के किनारे लाल बिच्छू का निशान नहीं, बल्कि तिरंगा बना हुआ था, और उसके बगल में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार लिखा था। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराते हुए लाउड स्पीकर से चिल्लाया, यहां मौजूद भारतीय नागरिक ध्यान दें, हम भारत सरकार की बचाव टीम है। तुरंत अपने हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण करें। प्रिया बेबसी से हंस पड़ी। जिस देश की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह तब कहीं नहीं था, और अब जब सब खत्म हो गया था, तो वह एक हीरो की तरह प्रकट हुआ था। नदी के किनारे नाव से यह सब देख रहे घोस्ट ने संचार पर गाली दी। ये हरामजादे अब क्या करने आए हैं? प्रिया ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी और घायल टैंक के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा आरव चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा। थाईलैंड के उगते सूरज के नीचे एक साधारण गृहिणी की लंबी अंधेरी रात खत्म हो रही थी, लेकिन वह जानती थी यह अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत थी। कुंचाई के आखिरी शब्द वाह, और दुनिया जो अब उसकी असलियत जान चुकी थी, उसे चैन से नहीं बैठने देगी। उसका जीवन अब कभी भी सामान्य नहीं हो सकता था। थाईलैंड के सुबह के आसमान को चीरता हुआ हेलीकॉप्टर क्रूजो का हाथ नहीं था। यह ठंडी तीखी हकीकत की तलवार थी। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरने वाले सैनिक या बचावकर्मी नहीं थे। वे राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी निया के आतंकवाद रोधी दस्ते के एजेंट थे, जिनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर निया काले अक्षरों में साफ लिखा था। उनकी आंखों में राहत या धन्यवाद नहीं था, केवल स्थिति को नियंत्रित करने की ठंडी सतर्कता थी। टीम की लीडर जैसी दिखने वाली एक कड़क सूट पहने बामुई लमसाल की एक महिला प्रिया के पास आए। उसके नेमप्लेट पर मीरा देशमुख, राष्ट्रीय संकट प्रतिक्रिया प्रमुख लिखा था। आप प्रिया सिंह हैं? मीरा की आवाज में कोई भावना नहीं थी। उसने घायल टैंक, उसकी देखभाल करती प्रिया और बगल में खड़े आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी कीमती युद्ध सामग्री का मूल्यांकन कर रही हो। स्थिति समाप्त हो गई है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।
अब से सब कुछ भारत सरकार के नियंत्रण में होगा। उसने सहयोग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका व्यवहार किसी अपराधी को काबू करने जैसा था। एजेंटों ने प्रिया और आरव से दूरी बनाए रखते हुए अपनी बंदूकें नीचे नहीं कीं, और दूसरे एजेंटों ने जल्दी से एक स्ट्रेचर लाकर खून से लथपथ टैंक को उस पर लाद दिया। अरे, इस आदमी को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, प्रिया चिल्लाई, लेकिन मीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारी मेडिकल टीम अपनी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप हमारे साथ कितना सहयोग करती हैं, श्रीमती सिंह। यह एक साफ धमकी थी, एक साथी की जान को बंधक बनाने का मौन दबाव। प्रिया ने दांत बींच लिए। लाल बिच्छू जैसे राक्षसों से निपटना उसी की भाषा बोलने वाली इस महिला से निपटने से कहीं ज्यादा आसान था। अंततः उसके सारे हथियार ले लिए गए। बच्चों को एक दूसरे हेलीकॉप्टर में अलग कर दिया गया। ले जाते समय आरव ने चिंता भरी नजरों से प्रिया को देखा। प्रिया ने बस उसे आश्वस्त करने के लिए धीरे से सिर हिला दिया। यह अपने बेटे को यह विश्वास दिलाने का एकमात्र तरीका था कि वह एक मां है, कोई दानव नहीं। भारत वापस आते हुए सरकारी विमान के अंदर दम घोंटने वाली खामोशी थी। प्रिया खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते बादलों को देखते हुए पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद कर रही थी। गुरुग्राम का शांत अपार्टमेंट, बेटे की हंसी, पति के साथ रात का खाना, सब कुछ जैसे किसी पिछले जन्म की बात लग रही थी। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसे यह भी एहसास हो रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। एक साधारण गृहिणी प्रिया सिंह के रूप में जीने का अधिकार, उसका घोंसला जिसे वह किसी भी चीज से ज्यादा चाहती थी, बिखर चुका था। विमान इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर नहीं, बल्कि हिंडन के एक सैन्य हवाई अड्डे पर उतरा। नीचे उतरते ही उसे एक काली सेडान में बिठाकर कहीं ले जाया गया। शहर से गुजरते हुए परिचित इंडिया गेट को देखकर लगा कि यह दिल्ली है। गाड़ी एक शांत पॉश इलाके में एक साधारण दिखने वाले बंगले पर रुकी, लेकिन वहां की हवा में कुछ भी साधारण नहीं था। प्रिया को एक पूछताछ कक्ष जैसे कमरे में ले जाया गया, जहां कोई खिड़की नहीं थी, एक मेज और 2 कुर्सियां। थोड़ी देर बाद मीरा देशमुख एक फाइल लेकर आई और उसके सामने बैठ गई। कॉफी लेंगी? प्रिया जी, सीधे मुद्दे पर आइए। प्रिया के ठंडे जवाब पर मीरा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, हमें सब कुछ जानना है। आप कौन हैं? एक आम नागरिक होते हुए भी आपने एक सेना जैसी ताकत वाले आपराधिक संगठन को कैसे खत्म कर दिया? और आपके पीछे कौन है? मेरे बेटे का अपहरण हुआ था। एक मां के तौर पर मैंने बस अपने बेटे को बचाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक मां आमतौर पर माएं गोलियां नहीं चलाती और लोगों को नहीं मारती। प्रिया जी, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। एक सामान्य विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, एक सामान्य कंपनी कर्मचारी से शादी की, एक सामान्य बेटे को जन्म दिया और 100 साल तक एक गृहिणी के रूप में रही। इतना पूरी तरह से सामान्य कि यह असामान्य लगता है। मीरा ने मेज पर कुछ कागजात आगे बढ़ाए। ये थाईलैंड में मिले कारतूसों और प्रिया द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरणों के विश्लेषण के परिणाम थे। अमेरिका में बने विशेष कारतूस, सैन्य उपयोग के लिए भी आसानी से उपलब्ध न होने वाले संचार उपकरण और आपके लड़ने का तरीका। हमारी विश्लेषण टीम एक ही निष्कर्ष पर पहुंची है। यह स्तर केवल अमेरिकी विशेष अभियान कमान पूसोकॉम के शीर्ष टियर मोड ऑपरेटरों में ही देखा जा सकता है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही एक रक्षा कवच थी। उसी समय प्रिया का पति विक्रम बेटे आरएफ के सुरक्षित बचाए जाने की खबर सुनकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन निया के एजेंटों ने उसे कमरे के बाहर ही रोक दिया। माफ कीजिए, बच्चे को अभी आराम की जरूरत है और प्रक्रिया के अनुसार वह हमारी सुरक्षा में है। अभी मिलना संभव नहीं है। क्या मतलब? मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। यह कैसी प्रक्रिया है? और मेरी पत्नी कहाँ है? वह कहाँ है? प्रिया जी भी एक महत्वपूर्ण जांच में गवाह के तौर पर सहयोग कर रही है। चिंता न करें, दोनों सुरक्षित हैं। विक्रम को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सरकार ने मीडिया में घोषणा की कि थाईलैंड में लापता हुए भारतीय छात्रों को सरकार के त्वरित राजनयिक प्रयासों और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सुरक्षित बचा लिया गया। एक सफेद
जूत। विक्रम ने बेचैनी में अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वापस दिल्ली के पूछताछ कक्ष में जब प्रिया की चुप्पी लंबी हो गई तो मीरा ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उसने अपने सामने रखे लैपटॉप को प्रिया की ओर घुमाया। स्क्रीन पर एक पुराना दस्तावेज था, अंग्रेजी में लिखा हुआ रक्षा मंत्रालय, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोगो और क्लासिफाइड की लाल मुहर। जे सेल प्रिया, कोड-नेम Echo, Unit Mosfatdale, Delta Force, Status Honorably Discharged, Ghost Protocol Applied। यह उसका सैन्य सेवा रिकॉर्ड था, जिसे सेना छोड़ने पर दुनिया के हर रिकॉर्ड से मिटा दिया जाना चाहिए था। उसकी असली पहचान, उसका अतीत। मीरा के होठों पर जीत की मुस्कान फैल गई। तो प्रिया सिंह, या कहूं पहली स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा की सदस्य, कोड-नेम Echo। अब कुछ बात करें। प्रिया का पोकर फेस पहली बार थोड़ा डगमगाया। भारत की खुफिया एजेंसी निया को उसका मिटा हुआ अतीत कैसे पता चला? यह किसी साधारण अपहरण मामले की जांच नहीं थी। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई थी कि किसी ने शुरू से ही उसे निशाना बनाकर यह जाल बुना था। तुम्हें यह कैसे मिला? प्रिया की आवाज भर्रा गई। घोस्ट प्रोटोकॉल सिर्फ सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया नहीं थी। यह एक एजेंट के अस्तित्व को ही दुनिया से मिटा देने का एक विशेष कार्यक्रम था, जो सिया या डेल्टा फोर्स जैसी गुप्त इकाइयों में केवल शीर्ष एजेंटों पर लागू होता था। उसका सारा डेटा पेंटागन के सबसे गहरे सर्वर में एक ऐसे पैंडोरा बॉक्स में बंद होना चाहिए था, जहां भौतिक रूप से भी पहुंचना असंभव हो। और अब भारत की निया की एक अधिकारी उस फाइल को उसके सामने देख रही थी। दुनिया में कोई भी रहस्य पूरी तरह से गुप्त नहीं होता। Echo, मीरा ने कुर्सी पर आराम से पीठ टिकाई। अब खेल की बागडोर पूरी तरह से उसके हाथ में थी। मैं समझ सकती हूं कि तुम चुप क्यों हो। अपने पुराने साथियों को बचाने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ भी संबंध होंगे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। तुम्हारी जानकारी निया के पास आने के बाद यह अब तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं रहा। प्रिया ने अपने भ्रमित दिमाग को शांत करने की कोशिश की और स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। इस जानकारी के लीक होने के रास्ते बहुत सीमित थे। या तो अंदर से कोई गद्दारी हुई है, या कोई तीसरी ताकत है जिसकी हैकिंग क्षमता निया से भी ज्यादा है। कौन चाय के मरने से पहले कहे गए शब्द वाह उसके दिमाग में कौन गए? आप क्या चाहती हैं? एक सौदा? मीरा ने अपना असली रूप दिखाया। आप भारतीय कानून के अनुसार कई लोगों की हत्या की अपराधी हैं, भले ही आत्मरक्षा साबित हो जाए। दूसरे देश में अवैध रूप से हथियार रखना और लड़ाई करना एक अपराध है। सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार का जीवन भी पल भर में बर्बाद हो सकता है। आपके पति विक्रम सिंह भारत सेमीकंडक्टर्स के एक होनहार अधिकारी हैं। आपका बेटा आरव सिंह एक सामान्य छात्र है। एक छोटा सा स्कैंडल भी उनकी सामान्य जिंदगी को नरक बना देगा। यह धमकी है। इसे एक यथार्थवादी सलाह मान लीजिए। हम आपको एक नई जिंदगी का प्रस्ताव दे सकते हैं। इस घटना को सरकार के एक सफल ऑपरेशन के रूप में पेश किया जाएगा। आपको और आपके परिवार को पूरी गोपनीयता के तहत सुरक्षा दी जाएगी और देश आपको एक हीरो के लायक इनाम देगा। कोई भी आपके अतीत को छू नहीं पाएगा। शर्त यह है कि आप अपनी क्षमता का उपयोग देश के लिए करेंगी। मीरा की आंखें चमक उठी। निया की एक अनौपचारिक विशेष एजेंट, एक साया बन जाइए। देश को आप जैसी एक तलवार की जरूरत है जो कानून की सीमाओं से परे जाकर काम कर सके। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। साथ ही यह एक ऐसी बेड़ी थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। प्रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। इस बीच अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में एक भूत की तरह काम कर रहे घोस्ट समीर जोशी ने एक अभूतपूर्व संकट को भांप लिया था। Echo का सैन्य रिकॉर्ड लीक होना टीम खाओस के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा था। उसने तुरंत लीडर अल्फा को एक आपातकालीन संदेश भेजा। गॉस, अल्फा, सबसे बुरी स्थिति है। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। Echo की जानकारी भारतीय निया के पास पहुंच गई है। कुछ मिनटों बाद एक एनक्रिप्टेड लाइन के माध्यम से अल्फा की भारी और शांत आवाज आई। अल्फा, कैसे? यह असंभव है। गोस, मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैंने इसे रिवर्स ट्रैक किया। निया ने सीधे हैक नहीं किया है,
किसी तीसरे ने पेंडोरा से एको की फाइल चुराकर उसे एक तोहफे की तरह निया के सर्वर में डाल दिया है। यह हमें एक चेतावनी है। अल्फा, क्या यह वही वाह है जिसके बारे में कुनचाई ने कहा था? गोस्ट, संभावना अधिक है। यह कोई मामूली आदमी नहीं है। या तो उसके पास पेंटागन के नवीनतम सर्वर में अपने घर की तरह घुसने की क्षमता है, या अंदर कोई मददगार है। यह ड्रग कार्टेल जैसा कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। यह एक अलग ही स्तर का दुश्मन है। घोष की उंगलियां पागलों की तरह कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। उसने लाल बिच्छू के पैसे के लेन देन और कुनचाई के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया, और अंत में उसे एक विशाल हिमखंड के सिरे जैसी एक कड़ी मिल गया। लानत है अल्फा, यह हमारी कल्पना से भी बड़ा खिलाड़ी है। अल्फा, रिपोर्ट करो। गोस, कोड नेम चेयरमैन। एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर, भाड़े के सैनिक भेजने वाला, और यहां तक कि कुछ देशों के गृह युद्धों को भी पर्दे के पीछे से नियंत्रित करने वाला एक युद्ध दलाल। उसकी उम्र, राष्ट्रीयता, चेहरा, सब कुछ एक रहस्य है। पिछले 10 सालों से सिया और मीसाओ उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं पकड़ पाए। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह चेयरमैन या तो भारतीय है या कम से कम भारत में स्थित है। अल्फा चुप रहा। चेयरमैन, यह नाम उसके लिए भी अनजाना नहीं था। दुनिया के हर संघर्ष के पीछे उसकी परछाई मंडराती थी। ऐसा आदमी अब एको को क्यों निशाना बना रहा है? उसी पाल एक ब्रेकिंग न्यूज घोष के मॉनिटर के एक कोने में उभरी। ब्रेकिंग, थाईलैंड से बचाए गए छात्र को ले जा रही गाड़ी नशे में धुत ट्रक से टकराए। एक छात्र गंभीर रूप से घायल। लानत है, घोष ने गाली दी। यह कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी। यह चेयरमैन का दूसरा संदेश था। तुमने जिन्हें बचाया है, मैं उन्हें जब चाहूं दोबारा छीन सकता हूं। यह निया और प्रिया दोनों पर एक साथ दबाव बनाने का एक क्रूर और प्रभावी तरीका था। यह खबर दिल्ली के बंगले में मीरा देशमुख तक भी लगभग उसी समय पहुंची। उसका शांत चेहरा पहली बार सख्त हुआ। यह निया की नियंत्रण क्षमता का मजाक उड़ाने वाली एक खुली चुनौती थी। वह तुरंत प्रिया के पूछताछ कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आए मीरा के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा था। अभी एक दुर्घटना हुई है, मीरा की आवाज में अर्जेंसी थी। तुम्हारे बचाए हुए बच्चों में से एक को अस्पताल ले जाते समय एक सड़क दुर्घटना हो गई। वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनते ही प्रिया की आंखें बदल गईं। सौदेबाजी और विचार विमर्श की निष्क्रिय स्थिति से वह फिर से शिकार का फैसला कर चुकी एक शिकारी की आंखों में बदल गई। उसे अब एहसास हुआ, उसका दुश्मन सामने बैठी निया या थाईलैंड का कोई आपराधिक गिरोह नहीं था। वह एक कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा चालाक और कहीं ज्यादा क्रूर एक अदृश्य बुराई का सामना कर रही थी, और वह शैतान उसकी सबसे कीमती चीजों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ चुका था। निया के साथ सौदा अब कोई विकल्प नहीं था। ये अपने बेटे, दूसरे बच्चों और पति की जान बचाने का एकमात्र जरिया बन गया था। वह बच्चा किस अस्पताल में है? प्रिया अपनी जगह से उठी। उसकी आवाज में गुस्से से परे एक ठंडी, जानलेवा शांति थी। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, असली युद्ध तो अब शुरू हुआ था। दुर्घटना की खबर ने बातचीत का रुख पूरी तरह से बदल दिया। प्रिया अब बचाव की मुद्रा में एक पीड़िता नहीं थी। वह चेयरमैन नामक एक अदृश्य दुश्मन से निपटने वाली एकमात्र तलवार थी, और मीरा देशमुख को भी यह सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूं। प्रिया के कहने पर मीरा ने राहत की सांस लेने ही वाली थी कि उसके अगले शब्दों ने उसका चेहरा सख्त कर दिया। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए। पहली, चेयरमैन से जुड़े सभी ऑपरेशनों का कमांड मेरे हाथ में होगा। आप लोग केवल सूचना, सहायता और बाद की कार्रवाई का काम करेंगे। आपके एजेंटों का अनाड़ी हस्तक्षेप केवल मिशन को बिगाड़ेगा और हमारे लोगों को खतरे में डालेगा। यह एक अनुचित मांग है। आप एक नागरिक हैं, और उसी नागरिक ने वह काम किया है जो आपके दर्जनों प्रशिक्षित एजेंट नहीं कर सके, और मुझे अपने तरीके से काम करना होगा। प्रिया की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। दूसरी, मेरे साथियों की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। जो सैन्य अस्पताल में है, भास्कर पाटिल, उसे सबसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए, और उसकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जानी चाहिए। और मेरे दूसरे साथी के बारे में आप कुछ नहीं पूछेंगे और न ही उसकी गतिविधियों में कोई बाधा डालेंगे।
वह मेरी आंखें और कान बनेगा। और आखिरी शर्त, मेरे परिवार को उनकी सामान्य जिंदगी वापस दीजिए। मेरे पति और बेटे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपकी परछाई भी उनकी जिंदगी पर पड़ी तो हमारा यह सौदा खत्म हो जाएगा और आप लोग मेरा पहला निशाना होंगे। यह सौदा कम एक तरफा आदेश ज्यादा था, लेकिन मीरा के पास कोई विकल्प नहीं था। चेयरमैन की चुनौती निय के स्वाभिमान पर एक हमला थी और एको नामक यह पौराणिक हथियार उसे पकड़ने की एकमात्र उम्मीद थी। ठीक है, मैं आपकी शर्तें मानती हूं। आखिरकार लंबी बातचीत खत्म हुई। कुछ दिनों बाद प्रिया घर लौट आए। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। लिविंग रूम में उसका अधूरा छोड़ा हुआ चाय का कप रखा था और दरवाजे पर पत्ती के जूते करीने से रखे थे, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। प्रिया, दरवाजा खुलने की आवाज पर विक्रम दौड़कर आया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहों में परिचित महक थी, लेकिन प्रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। खून और बारूद की गंध की आदी हो चुकी उसकी नाक को शांतिपूर्ण जीवन की महक अपरिचित लग रही थी। तुम ठीक हो? सच में ठीक हो? आरव, आरव कहाँ है? हाँ, मैं ठीक हूं। आरव भी जल्द ही आ जाएगा। स्कूल में उसकी काउंसलिंग चल रही है। प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराकर पति को आश्वस्त किया। यह निय द्वारा बनाई गई एक आदर्श कहानी थी। प्रिया सिंह का अपहरण बच्चों के साथ हुआ था और बचाव अभियान के दौरान उन्होंने अधिकारियों का सहयोग करते हुए बच्चों को शांत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाम को आरव घर आया। तीनों एक साथ डिनर टेबल पर थे। पहले जैसा ही खाना, वही टेबल, लेकिन हवा में एक भारीपन था। विक्रम ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन आरव चुप था, बस चुपचाप खाना खाते हुए बीच बीच में अपनी मां प्रिया के चेहरे को देख लेता था। लड़के की आंखों में अब केवल शुद्ध सम्मान नहीं था, वहां श्रद्धा, भय और भ्रम का मिश्रण था। एक बेटे की जटिल भावनाएं जिसने अपनी मां का असली रूप देख लिया था। उस रात बेडरूम में विक्रम ने धीरे से बात शुरू की। प्रिया, आखिर हुआ क्या था? सरकार की घोषणा, वह सब सच नहीं है ना? मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। तुम पहले वाली प्रिया नहीं हो। और आरव भी। ऐसा लगता है जैसे वह सब कुछ जानता है। बस मैं ही एक बेवकूफ की तरह महसूस कर रहा हूं। हम एक परिवार हैं। तुम मुझे तो बता सकती हो, है ना? प्रिया कुछ नहीं बोल सकी। सच बताने का मतलब था इस आदमी की सामान्य और सुरक्षित दुनिया को नष्ट कर देना। वही दुनिया जिसे वह हर कीमत पर बचाना चाहती थी। मैंने बहुत भयानक अनुभव किया है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। यही वह सबसे अच्छा जवाब दे सकती थी। विक्रम ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में गहरे दुख के साथ अपनी पत्नी के प्रति एक छोटी सी दीवार खड़ी हो गई थी। उनके आदर्श विश्वास में एक ऐसी दरार पड़ गई थी जो कभी नहीं भर सकती थी। अगले दिन से प्रिया का दोहरा जीवन शुरू हो गया। सुबह वह अभी भी अपने पति की टाई बांधने वाली और बेटे के लिए नाश्ता बनाने वाली एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन जैसे ही वे घर से निकलते वानिया की गुप्त एजेंट एको बन जाती थी। निया ने उसके स्टडी रूम में अत्याधुनिक सुरक्षित संचार उपकरण स्थापित कर दिए थे। जो जगह कभी उसका गुप्त शस्त्रागार थी, अब चेयरमैन को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन बेस बन गई थी। एको, मैं हूं घोस्ट। एक दोपहर एनक्रिप्टेड संचार चैनल के माध्यम से समीर की आवाज आई। कैसी हो? ठीक हूं। तुम? मैं तो भूत हूं। मुझे क्या होगा? टैंक सैन्य अस्पताल में ठीक हो रहा है। मौत के मुंह से वापस आया है, इसलिए नर्सों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। ऐसी शिकायत कर रहा था। समीर के मजाक पर प्रिया के होठों पर लंबे समय बाद एक हल्की मुस्कान आई। अल्फा ने भी मेरे फैसले का सम्मान किया है। उन्होंने कहा है कि शेर को पकड़ने के लिए शेर की मान में ही घुसना पड़ता है। हम बाहर से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। नियम वालों पर भरोसा मत करना, बस उनका इस्तेमाल करना। जानती हूं, मैंने पहला निशाना ढूंढ लिया है। चेयरमैन के मनी लॉन्ड्रिंग के ठिकानों में से एक नई दिल्ली के जोरबाग में गैलरी लावी। बाहर से देखने में एक सामान्य आर्ट गैलरी है, लेकिन अंदर काले धन को कला की खरीद फरोख्त के जरिए सफेद किया जाता है और हथियारों के सौदों के लिए फंड मुहैया कराया जाता है।
कल रात वहां वीवीई फेस के लिए एक गुप्त नीलामी है। चेयरमैन का कोई मुख्य आदमी वहां जरूर आएगा। मीरा देशमुख को भी यही जानकारी मिली। वह निया की टीम को भेजना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने साफ मना कर दिया। शोर मचाने से वे सिर्फ पूंछ काट कर भाग जाएंगे। चुपचाप अंदर जाकर सिर्फ जानकारी निकालनी है। मैं अकेले जाऊंगी। उस रात प्रिया ड्रेसिंग रूम में खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ किसी शानदार ड्रेस की ओर नहीं, बल्कि एक काले टैक्टिकल सूट की ओर बढ़े। बुलेट प्रूफ गुणों वाले विशेष कपड़े से बना, शरीर से चिपका हुआ लड़ाकू सूट। उसने बड़ी सहजता से अपनी जांघ पर पिस्टन का होल्स्टर बांधा और पीठ पर छोटे बम और तार छुपाए। जब वह तैयार हो गई तो दरवाजा चुपके से खुला। पति विक्रम चुपचाप दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर, दुख और हार का मिला जुला भाव था। उसने कुछ नहीं पूछा, शायद पूछ ही नहीं सकता था। प्रिया उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा एक नकाब की तरह भावहीन था। रात को देर हो जाएगी, इंतजार मत करना, सो जाना। कभी दुनिया के सबसे प्यारे रोजमर्रा के शब्द अब एक क्रूर विदाई की तरह लग रहे थे, जो ये बता रहे थे कि वे एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से वापसी संभव नहीं। वह अपने पति के पास से गुजरकर दिल्ली की अंधेरी रात में बिना किसी हिचकिचाहट के निकल गई। साधारण गृहिणी प्रिया सिंह पूरी तरह से मर चुकी थी। अब केवल बदला लेने की ख्वाहिश रखने वाली एजेंट एको बची थी। नई दिल्ली के जोरबाग की रात कृत्रिम सितारों से भरी थी। उनमें से सबसे शानदार रोशनी बिखेरती गैलरी लावी की खिड़कियों के पार भारत के शीर्ष मोटफनचम लोग इकट्ठा हो रहे थे। बेहतरीन शैंपेन के गिलासों की खनक, धीमी हंसी की आवाजें और करोड़ों की कलाकृतियों का माहौल, सब कुछ शांतिपूर्ण और सुरुचिपूर्ण था। उस भीड़ में सबसे सुरुचिपूर्ण ढंग से एक महिला खड़ी थी। रेशम की तरह बहता हुआ एक काला ऑफ शोल्डर ड्रेस, करीने से संवारे हुए बाल और किसी भी गहने से ज्यादा ठंडी चमकती आंखें। प्रिया सिंह उर्फ एको। वह शैंपेन का गिलास लिया एक काले तेंदुए की तरह अपने शिकार की तलाश कर रही थी। एको कान में लगे सूक्ष्म संचार उपकरण से गोश्त की आवाज आई। साफ सुनाई दे रहा है। प्रिया ने लगभग बिना होंठ हिलाए फुसफुसाया। उसकी नजरें गैलरी की दूसरी मंजिल पर केवल वीवीआईपीज के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर थी। पूरी गैलरी का सुरक्षा नेटवर्क मेरे नियंत्रण में है, लेकिन वीवीआईपी रूम का सर्वर अलग है। उस तक पहुंचने के लिए भौतिक कनेक्शन की जरूरत होगी। तुम्हारा लक्ष्य दूसरी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे में है। नाम विक्टर, एक स्विस बैंकर के वेश में, चेयरमैन का खजांची। उसके लैपटॉप में जो लेन देन का ब्यौरा है वही हमारा लक्ष्य है। गार्ड कम से कम 6 हैं, सभी पूर्व सैनिक। आसान नहीं होगा, ठीक है। प्रिया ने गिलास में बची शैंपेन एक ही घूंट में खत्म की और एक वेटर के पास से गुजरते हुए खाली गिलास ट्रे पर रख दिया। फिर बिना किसी का ध्यान खींचे वह स्वाभाविक रूप से दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सीढ़ियों के प्रवेश पर खड़े गार्ड के सामने उसने एक भोले भाले इंसान की तरह चेहरा बनाया। ओह माफ कीजिए, मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। जैसे ही गार्ड ने उसे शक की नजरों से रोका, उसके हाथ में छुपे एक छोटे इलेक्ट्रिक स्टन गन ने उसकी गर्दन पर सटीक वार किया। जज्जज की आवाज के साथ विशालकाय आदमी बिना आवाज किए गिर गया। प्रिया ने उसके शरीर को जल्दी से आपातकालीन सीढ़ियों के अंदर खींच लिया और उसका वॉकी टॉकी और एक्सेस कार्ड ले लिया। हर हरकत पानी की तरह तर्राल और तेज थी। वह वीपी रूम के गलियारे में घुसते ही हवा बदल गई। निगरानी कैमरों के लाल बिंदु उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन घोस्ट द्वारा बनाए गए नम सेकंड के लूप वीडियो में उसकी छवि कैद नहीं हो रही थी। लक्ष्य वाले कमरे के बाहर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। प्रिया ने सांस रोककर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद अंदर से एक और कर्मचारी बाहर आया, गार्डों से कुछ बात की ओर चला गया। जैसे ही वे फिर से अकेले हुए, प्रिया अंधेरे में से निकली। वह एक पालतू जानवर की तरह खामोशी से एक के पीछे पहुंची और उसकी गर्दन में तार लपेट दिया, और इससे पहले कि दूसरा मुड़ पाता, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर ट्रिगर दबा दिया। फिक फिक 2 छोटी आवाजों के साथ दोनों गार्ड खामोशी से ढेर हो गए। कार्ड से दरवाजा खोलकर अंदर घुसते ही विक्टर सोफे पर बैठकर लैपटॉप देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंककर सिर उठाते ही उसने अपने सामने साइलेंसर लगी पिस्तौल देखी। हिले तो मारे जाओगे। विक्टर ने जैसे सब कुछ स्वीकार कर लिया हो,
धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। प्रिया ने उसे एक कुर्सी से बांधा, मुंह में कपड़ा ठूंसा और तुरंत लैपटॉप की ओर बढ़ी। खोस, अब कनेक्ट कर रही हूं। कितना समय लगेगा? कम से कम 12 मिनट। लानत है, इस पर 7 परतों का एन्क्रिप्शन है। प्रिया ने लैपटॉप से एक छोटा हैकिंग डिवाइस जोड़ा। डाउनलोड शुरू हो गया और प्रगति दिखाने वाली नीली पट्टी कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मिनट, हाई मिनट, दम घोंटने वाला समय बीत रहा था। तभी खच्चाक कमरे के सभी दरवाजे एक साथ बंद हो गए और कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और घना अंधेरा छा गया। यह एक जाल था। वाकई तुम कोई मामूली चीज नहीं हो, एको। अंधेरे में कमरे के बीच में रखी एक बड़ी स्क्रीन चालू हुई और एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। सफेद होते बाल, सौम्य दिखने वाला चेहरा, महंगा सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुम कौन हो? मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बस चेयरमैन कह लो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह हर चीज से परे हो। मैं तुम्हें परखना चाहता था। क्या किंवदंतियों में सुनी गई एको में जंग तो नहीं लग गया? और नतीजा उम्मीद से बेहतर है। या तो मेरे लोग बहुत नाकाबिल हैं, या तुम बहुत ज्यादा काबिल। मेरे बेटे का इस्तेमाल करके मुझे बाहर निकालने का क्या कारण था? कुंचाई का बदला? बदला? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी छोटी मोटी भावनाओं से काम करता हूं? कुंचाई बस एक उपयोगी मोहरा था। जब उसका समय आया, उसे फेंक दिया गया। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए थी, एको। चेयरमैन की आंखों में लालच चमक उठा। तुम जैसा एक उत्तम हथियार एक साधारण गृहिणी के रूप में सड़ रहा है। यह पूरी मानवता के लिए एक नुकसान है। मैं तुम्हें अपने हाथों में लेना चाहता था, इसलिए मैंने यह जाल बुना। तुम्हारे बेटे का अपहरण होता तो तुम जरूर हरकत में आती, और इस प्रक्रिया में तुम खुफिया एजेंसियों की नजर में आ जाती। फंसी हुई तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाती। अंत में तुम फिर से एक तलवार बन जाती। बस यह तय होना था कि तलवार किसके हाथ में होगी। मैं चाहता था कि वह हाथ मेरा हो। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली योजना थी। सब कुछ उसकी हथेली पर नाच रहा था। युद्ध कोई बीमारी नहीं, बल्कि अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। मैं संघर्ष पैदा करता हूं और दोनों पक्षों को हथियार बेचता हूं। सरकारें मेरी सबसे बड़ी ग्राहक हैं। तुम अब उस सरकार की वफादार बन गई हो, तो अंततः तुम मेरे लिए ही काम करने वाली थी। लेकिन तुम मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकली और यहां तक पहुंच गई। कोई बात नहीं, खिलौने को टूटने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। स्क्रीन बंद हो गई और कमरे में आपातकालीन लाइटें जल उठी। साथ ही कमरे की दीवारों का एक हिस्सा खुला और भारी हथियारों से लैस सैनिक अंदर आने लगे। एको, डेटा डाउनलोड पूरा। मैं अभी सर्वर को उड़ाकर सारा डेटा दुनिया भर में भेज रहा हूं। घोस्ट की चीख के साथ ही प्रिया ने कुर्सी को लात मारकर 8 बनाए और फर्श पर लुढ़क गई। पूरी गैलरी एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल गई थी। प्रिया अब छिप नहीं रही थी। वह गुस्से के साथ फट पड़ी। सैनिकों की गोलियां संगमरमर के फर्श और कीमती कलाकृतियों को तोड़ रही थी। वह उनके बीच एक भूत की तरह घुसकर सटीक और बेरहमी से दुश्मनों के विटल पॉइंट्स पर निशाना लगा रही थी। उसकी चालें लड़ाई कम, एक क्रूर बाइले नृत्य ज्यादा लग रही थी। वह गोलियां चला रही थी, लुढ़क रही थी, दुश्मन की बंदूक छीनकर नजदीकी लड़ाई लड़ रही थी और अपने आसपास की हर चीज को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। आती हुई गोलियों से बचते हुए उठाए गए एक कांसे की मूर्ति ने एक सैनिक का सिर फोड़ दिया और दीवार पर लगी एक तार की कलाकृति दुश्मन के गले का फंदा बन गई। जब वह तबाह हुई गैलरी से बाहर निकली तो बाहर सायरन की आवाज गूंज रही थी। मीरा देशमुख के नेतृत्व में निया के एजेंटों ने गैलरी को घेर लिया था। वे प्रिया की अप्रत्याशित कार्रवाई और गोलियों की आवाज पर पहुंचे थे। मीरा खून और धूल में सनी प्रिया को बाहर आते देख हैरान रह गई और तभी उसके स्मार्टफोन और मौके पर मौजूद सभी एजेंटों के डिवाइस पर एक आपातकालीन अलर्ट बजने लगा। ब्रेकिंग! रक्षा उद्योग की दिग्गज कंपनी रक्षक डिफेंस के चेयरमैन संजय सिंघानिया पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और युद्ध भड़काने का आरोप।
आंतरिक डेटा दुनिया भर में एक साथ लीक किए घोस्ट का काम था। चेयरमैन के सभी अपराधों के सबूतों वाला पेंडोरा का बक्सा दुनिया भर की मीडिया और खुफिया एजेंसियों को एक साथ भेज दिया गया था। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ चुका था। कुछ महीने बाद चेयरमैन गेट से देश हिल गया था। राजनीति और व्यापार जगत के कई बड़े नाम शामिल पाए गए और एक एक करके गिरफ्तार हुए। चेयरमैन संजय सिंघानिया भागते हुए इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किया गया और इस सबको सुलझाने वाले नायक के रूप में एक व्यक्ति उभरा। थाईलैंड में अपने बेटे को बचाने वाली एक बहादुर मां प्रिया सिंह जब वह आपराधिक संगठन की कैद में थीं, तब उनके द्वारा निकाली गई जानकारी ने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को पकड़ने में निर्णायक सुराग का काम किया। सरकार द्वारा गढ़ी गई एक आदर्श वीरगाथा निया और उसके बीच का गुप्त सौदा पूरी तरह से दबा दिया गया। प्रिया एक राष्ट्रीय नायिका बन गई और सरकार ने उसे वीरता पुरस्कार के साथ एक बड़ी मुआवजा राशि भी दी। उसे वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी या शायद नहीं चाहती थी। गुरुग्राम के पॉश अपार्टमेंट में शाम शाम थी। प्रिया बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ी दिल्ली के रात के नजारे को देख रही थी। पीछे से आकर पति विक्रम ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन पहले जैसा तीखा तनाव नहीं था। यह एक गहरी समझ और हल्के दुख के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। विक्रम को पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उसने यह स्वीकार कर लिया था कि उसकी पत्नी कोई साधारण महिला नहीं है और उसने अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। माँ स्कूल से लौटा, आरव लिविंग रूम में आया। काफी बड़ा हो चुका बेटा अब अपनी मां को डर या भ्रम की नजरों से नहीं देखता था। उसकी आंखों में केवल प्यार और गहरा विश्वास था। आरव ने चुपचाप आकर अपनी मां को गले लगा लिया। यह किसी भी पदक या मुआवजे से कहीं ज्यादा कीमती था। वह दुनिया जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण शाम। तभी उसकी जेब में रखा एक अनरजिस्टर्ड फोन धीरे से वाइब्रेट हुआ। वह चुपचाप बालकनी में गई और संदेश देखा। यह अल्फा का था। एक नया घोंसला बचाने के लिए तैयार हो, दुनिया कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होगी। एक चेयरमैन के जाने के बाद दूसरे और तीसरे चेयरमैन पैदा होते रहेंगे। बुराई हमेशा कहीं न कहीं जहरीले मशरूम की तरह उगती रहेगी। प्रिया ने दिल्ली के रात के नजारे को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। वह न तो अतीत की एको थी और न ही साधारण गृहिणी प्रिया सिंह। वह इन सबको समाहित करने वाली एक नई हस्ती बन चुकी थी। वह एक संरक्षक थी। उसने संक्षेप में जवाब भेजा, हमेशा।